जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्लास में वाइट बोर्ड ज़्यादा बड़ा है या क्लॉक, तो आप कहते हैं कि वाइट बोर्ड ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वाइट बोर्ड ने दीवार पर जितनी जगह घेर रखी है वो जगह उस जगह से ज़्यादा है कि जितनी जगह क्लॉक घेरता है। यानी कि वाइट बोर्ड ज़्यादा जगह घेरता है क्लॉक से। इसका मतलब हुआ कि वाइट बोर्ड का एरिया ज़्यादा है उस क्लॉक से। तो कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उसको बोलते हैं उसका एरिया। एरिया का आमतौर पर फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब मिसाल के तौर पर अपने पास एक छोटा सा बॉक्स है, इसकी लेंथ है 1 मीटर और उसकी विड्थ भी है 1 मीटर। इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और इसकी विड्थ भी 1 मीटर है। तो हम 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी विड्थ के साथ जो कि 1 मीटर है। तो 1 मीटर को जब हमने 1 मीटर से मल्टीप्लाई करा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 1, और जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर आ गया 1 स्क्वायर मीटर। मीटर की पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। इस 1 स्क्वायर मीटर के एरिया का मतलब है कि जब किसी चीज़ की लेंथ भी 1 मीटर हो और उसकी विड्थ भी 1 मीटर हो तो उसका एरिया होता है 1 स्क्वायर मीटर। इसी तरह एक और एग्जांपल है इस बॉक्स की। इसकी लेंथ है 2 मीटर और इसकी विड्थ भी है 2 मीटर। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इसकी लेंथ को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है इसकी 2 मीटर, 1 और 2 मीटर, और इसकी विड्थ भी है 2 मीटर। तो 2 मीटर को 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, और जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया स्क्वायर मीटर। इस 4 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि जब हम 1 स्क्वायर मीटर के 4 बॉक्सेस को ले लें, जब हम 1 स्क्वायर मीटर के 4 बॉक्सेस को ले लें तो उससे जो एरिया बनेगा वो होगा 4 स्क्वायर मीटर। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है। इसका एरिया कितना है? इसकी लेंथ है 3 मीटर, 1 2 3, और इसकी विड्थ भी है 1 2 3 मीटर। जब हम इस 3 मीटर को 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, तो इसका एरिया निकल आएगा 9 स्क्वायर मीटर। इस 9 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि जब हम 1 स्क्वायर मीटर के ऐसे 9 बॉक्स को ले लें तो इससे जो एरिया बनेगा वो होगा 9 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर ये 1 स्क्वायर मीटर था इतना। जब हमने इसे ऐसे 1 स्क्वायर मीटर के 9 बॉक्सेस को ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इससे जो एरिया बना वो है 9 स्क्वायर मीटर। इसी तरह अगर इसकी एक और एग्जांपल को देख लें तो इसका एरिया कितना होगा? इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और इसकी विड्थ है 1 2 3 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 सेंटीमीटर के साथ जो कि इसकी विड्थ है। तो इसका एरिया निकल के आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। इस 24 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है कि जब हम ऐसे 24 बॉक्स को ले लें, एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो और जिसकी विड्थ भी 1 सेंटीमीटर हो, जब हम ऐसे 24 बॉक्सेस को ले लें, ऐसे 24 बॉक्सेस को ले लें तो उससे जो एरिया बनेगा वो होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं इसकी शेप चेंज कर दूं, अगर इसकी मैं शेप चेंज कर दूं, इसको यहाँ से ये हिस्सा कट कर दूं और इसको यहाँ पर लगा दूं, तो क्या अब इसका एरिया चेंज होगा या उसका एरिया पहले जितना है यानी कि 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहेगा? जी नहीं, इस केस में इसका एरिया चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने जगह ये यहाँ पर घेर रहा था और जब हमने इसको कट करके यहाँ पर लगा दिया, अब भी तो उतनी ही जगह घेर रहा है ना, सिर्फ इसकी शेप चेंज हुई है, लेकिन जगह पहले जितना ही घेर रहा है। तो शेप को चेंज करने से एरिया चेंज नहीं होता। अब भी हमारे पास 24 बॉक्सेस ही हैं। अगर हम 1 स्क्वायर मीटर के 24 बॉक्सेस भी अब हमारे पास हैं तो शेप को चेंज करने से एरिया चेंज नहीं होता। इस तरह इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी लेंथ है 1 2 3 4 मीटर
और इसकी विड्थ है 123 मीटर। इसका एरिया कितना होगा, 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय इसकी विड्थ है 3 मीटर, 3 मीटर। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 आ गया और स्क्वायर मीटर आ गया। तो इसका एरिया है 12 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया है 12 स्क्वायर मीटर। इस 12 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि जब हम 1 स्क्वायर मीटर के ऐसे 12 बॉक्सेस को ले लें और उनको जोड़ देंगे तो उससे जो एरिया बनेगा वो होगा 12 स्क्वायर मीटर। अगर मैं इसकी शेप को एक इरेगुलर तरीके से कट कर दूं, इसको यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ऐसा करके और उसको यहाँ से ऐसे करके कट कर दूं और अब इस हिस्से को ऐसे ऊपर जोड़ दूं, तो क्या ऐसा करने से इसका एरिया चेंज नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा करने से भी इसका एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी जगह ये पहले घेर रहा था अब भी उतनी जगह ही घेर रहा है। सिर्फ इसकी जो शेप है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन जगह पहले जितनी ही घेर रहा है। तो इसलिए इसका एरिया अब भी 12 स्क्वायर मीटर ही रहेगा, सिर्फ इसकी शेप चेंज होगी। तो शेप को चेंज करने से एरिया चेंज नहीं होता। तो अब तक हमने जो एरियाज़ के बारे में पढ़ा है वो था स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया। ये था स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया। ये जो एरिया के फार्मूला है, एरिया का ये जो फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये एरिया है स्क्वायर और रेक्टेंगल का। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के लिए अपने पास क्या फार्मूला होता है? ट्राइंगल के लिए एरिया का क्या फार्मूला होता है? ट्राइंगल का ये फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और उसकी हाइट क्या होती है? इस लाइन से जो ऊपर वाले किनारे तक का जो कम से कम फासला होता है उसको हम बोलते हैं हाइट। मैं इस बेस को b लिख देता हूँ और हाइट को लिख देता हूँ h। तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया निकल के आता है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है जिसकी बेस है 2 मीटर, या मान लीजिए जिसकी बेस है 3 मीटर और इसकी हाइट है 2 मीटर। इसका जो बेस है ये है 3 मीटर और इसकी हाइट है 2 मीटर। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 पहले बेस लिखेंगे, बेस है 3 मीटर और इसकी हाइट है 2 मीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेस को 2 मीटर के साथ। 1/2 इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, और जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर मीटर आ गया। 2 को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और स्क्वायर मीटर हम ऐसा ही लिख देंगे। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये है 3 स्क्वायर मीटर। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल है, इसकी भी बेस है 3 मीटर, इसकी भी बेस है 3 मीटर और इसकी हाइट है, इसकी बेस है 3 मीटर, उसकी जो हाइट है ये कितनी होगी? अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा कर लें तो यहाँ से जो ये फासला होगा ये होगी इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, ये है 1 मीटर। तो इसका एरिया कितना होगा ये भी देख लेते हैं। जब हम इसकी बेस लिखेंगे 1/2 बेस है 3 मीटर और इसकी हाइट है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। 1/2 ऐसे लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 स्क्वायर मीटर आ गया। और जब हमने 2 को डिवाइड कर दिया 3 के साथ, 3 को डिवाइड करा 2 के साथ,
तो ये आ जाएगा 1.5 और स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया जो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये है 1.5 स्क्वायर मीटर। और यहाँ पर एक और ट्राइंगल है, इसकी बेस लेंथ है 1 2 3 4 मीटर और इसकी हाइट है 1 और 2 मीटर। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया कितना निकलेगा, तो 1/2, इसकी बेस थी 1 2 3 4, ये वाली बेस, इसको मैं 4 मीटर और उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 और 2, इसकी हाइट है 2, तो इसको 2 मीटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर 1/2 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया स्क्वायर मीटर। इस 2 को जब डिवाइड किया 8 के साथ तो आ गया 4 स्क्वायर मीटर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये है 4 स्क्वायर मीटर। इस तरह हमने पहले ये जो स्क्वायर था इसका एरिया भी 2 × 2, इसकी लेंथ भी 2 मीटर थी और इसकी विड्थ भी 2 मीटर थी, इसका भी एरिया था 4 स्क्वायर मीटर। तो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का भी है, यानी कि दोनों ने जितनी जगह इसने घेर रखी है उतनी जगह भी इसने ही घेर रखी है। लेकिन बाहर हमें ऐसा लगता है जैसे कि ट्राइंगल ने ज़्यादा जगह घेर रखी हो और इसने जगह कम घेर रखी हो, लेकिन असल में इन दोनों का एरिया सेम है। इसका भी एरिया 4 स्क्वायर मीटर है ये वाला, और इसका भी एरिया 4 स्क्वायर मीटर ही है इस ट्राइंगल का। अगर हम इसको साबित करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर हमें साबित ये करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया बराबर है इस स्क्वायर के। तो वो हम किस तरह साबित करेंगे, पहले हम यह साबित करने के लिए इसको यहाँ से काट देंगे, इस ट्राइंगल को यहाँ से काट देंगे। मैंने यहाँ से काट दिया इसका ये वाला हिस्सा, और इसी ट्राइंगल को हम इस साइड से भी काट देंगे, इस साइड से भी मैंने इस ट्राइंगल को कट कर दिया। तो ये ट्राइंगल पहले ऐसी थी, अगर मैं इस हिस्से को यहाँ पर लगा दूँ और इसके ये वाले हिस्से को यहाँ पर लगा दूँ तो इसका क्या अब एरिया चेंज हुआ? नहीं, इसका एरिया चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसकी शेप चेंज हुई है, लेकिन इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया उतना ही है। तो क्या अब ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर हैं? जी हाँ, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। तो इससे ये साबित हो गया जो पहले हमारे पास ट्राइंगल थी, ये ट्राइंगल ये वाली थी, इसका एरिया बराबर है इस स्क्वायर के। इसका हम काट कर भी साबित कर सकते हैं और उसको हम मैथ के इस फार्मूले के ज़रिए साबित भी कर सकते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर और स्क्वायर का एरिया भी 4 स्क्वायर मीटर ही है। तो इस तरह इन दोनों का एरिया हमारे पास सेम है, लेकिन इन दोनों की शेप मुख्तलिफ है। तो शेप को चेंज करने से एरिया चेंज नहीं होता, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, या चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो। अगर इन सब का एरिया सेम है तो वो तमाम के तमाम एक ही जैसी जगह घेरेंगी, अगर उनका एरिया सेम हो तो। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक सर्कल का एरिया किस तरह मालूम किया जाता है। सर्कल के एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम मालूम करेंगे सर्कल का एरिया। पहले हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया था, उसका फार्मूला देखा था। बाद में हमने देखा कि ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल का एरिया किस तरह मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्कल का एरिया किस तरह मालूम करते हैं। सर्कल जिस तरह इस तरह राउंड शेप में होता है, और सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। और जो सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस आर के, इस रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो सर्कल का एरिया निकल के आता है। अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई बराबर होता है 3.14 के। तो इस पाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो सर्कल का एरिया निकल के आता है। यहाँ पर हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये अपने पास एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है ये है 2 मीटर, तो इसका ये कितना होगा? यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर के साथ। आर स्क्वायर क्या है? 2 मीटर, तो 2 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर मैं ऐसा ही पाई लिख दूंगा। और 2 मीटर का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर आ गया 4 और मीटर का स्क्वायर आ गया स्क्वायर मीटर। और इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 स्क्वायर मीटर के साथ।
तो जब इसको मल्टीप्लाई करा तो इसकी वैल्यू आ गई 12.56 स्क्वायर मीटर। तो इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल ने जितनी जगह घेर रखी है वो है 12.56 स्क्वायर मीटर। इसी तरह अगर इसकी एक और एग्जांपल ले लें तो ये सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है 1.13 मीटर। तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा, इसके लिए हम यही फार्मूला, सर्कल का ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। पाई को हमने मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर के साथ। आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है 1.13 मीटर, 1.13 मीटर और इसका स्क्वायर 1.13 मीटर का जब हम स्केल लिया तो ये हमारे पास बराबर आ गया 1.2769 स्क्वायर मीटर के। और जब हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1.2769 को तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाती है 4 स्क्वायर मीटर। तो इस सर्कल का एरिया कितना आ गया 4 स्क्वायर मीटर। इस सर्कल का एरिया है 4 स्क्वायर मीटर। और जो हमने ये वाला जो स्क्वायर का एरिया निकाला था इसका भी था 4 स्क्वायर मीटर। और इसी तरह ये जो ट्रायंगल हमने कट करी थी इसका भी एरिया बिल्कुल था 4 स्क्वायर मीटर। यानी कि इन तीनों का एरिया, इसका भी एरिया 4 स्क्वायर मीटर है और इसका भी, इस स्क्वायर का एरिया भी है 4 स्क्वायर मीटर और सर्कल का भी एरिया 4 स्क्वायर मीटर है। यानी कि इन तीनों ने सेम जगह घेर रखी है। इन तीनों की शेप्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्योंकि इन तीनों का एरिया सेम है तो इन तीनों ने बिल्कुल एक जैसी जगह घेर रखी है। अब इस चीज़ को हमने फार्मूले के ज़रिए साबित किया। अगर मैं इस सर्कल को रख दूँ इसके ऊपर तो तकरीबन जितनी जगह ये सर्कल ने घेर रखी है उतनी ही जगह ये स्क्वायर भी घेर रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ किनारों पर से इतना फ़र्क पड़ रहा है और यहाँ पर इतनी जगह, मान लें कि ये जो इजाफी जगह है यहाँ पर इस स्क्वायर की, ये सर्कल में इस जगह पर आ रही है। तो इन दोनों ने तकरीबन सेम जगह घेर रखी है और उतनी ही जगह घेर रखी है इस ट्रायंगल में भी। तो क्योंकि इन तीनों का एरिया बिल्कुल सेम है। तो यहाँ तक हमने देखा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं, ट्रायंगल का एरिया किस तरह मालूम किया जाता है और सर्कल का एरिया किस तरह मालूम किया जाता है। और एरिया की डेफिनेशन क्या थी, कोई चीज़ जितनी जगह घेरता है उसको बोलते हैं उसका एरिया। द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि किसी चीज़ ने जितनी जगह घेर रखी है उसको बोलते हैं उसका एरिया। तो ये होता है एरिया। इसी तरह हम किसी भी और शेप का एरिया, इस सर्कल के अलावा या ट्रायंगल का या रेक्टेंगल के अलावा किसी भी और शेप का एरिया मैथ के फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। और यहाँ एरिया को लेके कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए मैन सेज हिज सिटी एरिया इज़ 20 किलोमीटर स्क्वायर, वाट इज़ इट्स मीन। एक बंदा कहता है कि उसके शहर का एरिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि उसके शहर ने जितनी जगह घेर रखी है वो जगह बराबर है कि अगर हम एक ऐसा स्क्वायर ले रहे हैं जिसकी लेंथ भी 1 किलोमीटर हो और जिसकी विड्थ भी हो 1 किलोमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे अगर हम 20 बॉक्सेस को ले लें और उनको साथ जोड़ दें तो उनसे जो एरिया बनेगा वो बनेगा 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके शहर ने जितना जगह घेर रखी है वो जगह बराबर है कि अगर हम ऐसे 20 बॉक्सेस के, वो जगह बराबर है ऐसे 20 बॉक्सेस के जिसमें से हर बॉक्स की लंबाई भी 1 किलोमीटर हो और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर हो। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर शेप में हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल शेप में हो। वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो सर्कल की शेप में भी हो सकता है, वो किसी इरेगुलर शेप में भी इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन उसका जितना एरिया है, जितनी उसने जगह घेर रखी है वो जगह बराबर है 20 स्क्वायर किलोमीटर के। शेप उसकी चाहे जो भी हो उसने जगह 20 स्क्वायर किलोमीटर घेर रखी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हमारे पास एक कमरा बनाया हुआ है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, हाइट है 3 मीटर और इसकी विड्थ है 3 मीटर। विड्थ इसकी 3 मीटर है, लेंथ 5 मीटर है, उसकी हाइट है, कमरे की ऊंचाई है 3 मीटर।
यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड टोटल एरिया ऑफ रूफ एंड वॉल, दीवारों का और छत का टोटल एरिया मालूम करना है सबसे पहले हमने। और नंबर 2 पर हमने मालूम करना है टोटल टाइम टू पेंट इफ़ पेंटर टेक्स 5 मिनट टू पेंट 1 स्क्वायर मीटर। अगर पेंटर 1 स्क्वायर मीटर को, अगर जो पेंटर है वो एक स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए 5 मिनट ले, तो इस टोटल कमरे को रंग करने के लिए वो कितना टाइम लगेगा वो मालूम करना है। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 10 पर 1 स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का 10 रुपये पेंटर लेता है, तो इस पूरे कमरे को पेंट करने का कितने पैसे लेगा, हमने यह भी मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया मालूम करेंगे, इसका टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया ऑफ रूफ एंड वॉल, दीवारों का और छत का टोटल एरिया कितना है, ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक तरतीब के मुताबिक चलेंगे। पहले हम ये जो आगे वाली फ्रंट वाली दीवार है इसका एरिया मालूम करेंगे। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए अपने पास क्या फार्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस पहली वाली दीवार की लंबाई कितनी है 5 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये ऊंचाई है 3 मीटर, और जो विड्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी विड्थ है 3 मीटर। तो 5 मीटर को मल्टीप्लाई करा 3 मीटर से 15 आ गया, 15 स्क्वायर मीटर पहली वाली दीवार का एरिया। और उसके बाद जो दूसरी वाली दीवार है ये वाली, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसकी लेंथ है 3 मीटर और उसकी जो विड्थ है ये इसकी हाइट है, इसकी विड्थ ही एक्चुअली इसकी हाइट है। तो ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकल आया। यानी कि ये वाली जो दीवार थी इसका टोटल एरिया 9 स्क्वायर मीटर निकल आया। इसी तरह ये जो पीछे वाली दीवार है ये वाली, इसका एरिया बराबर होगा इस फ्रंट वाली दीवार के। तो इस फ्रंट वाली दीवार का अपने पास कितना एरिया था 15 मीटर, तो इसका भी ये एरिया कितना होगा 15 मीटर, 15 स्क्वायर मीटर। और जो ये वाली दीवार है इसका टोटल एरिया बराबर होगा इस दीवार के, क्योंकि ये दोनों दीवारें एक जैसी हैं। तो इसका एरिया अपने पास कितना निकला था इस दीवार का, इसका था 9 स्क्वायर मीटर, तो इसका भी एरिया कितना होगा 9 स्क्वायर मीटर, 9 स्क्वायर मीटर। और जो छत है, छत का टोटल एरिया कितना होगा, छत की लेंथ है 5 मीटर और छत की विड्थ है 3 मीटर। तो 5 मीटर, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाली वाल थी और ये एरिया था सेकंड वाली वाल का, ये एरिया था थर्ड वाली वाल का, और ये जो एरिया था 9 स्क्वायर मीटर ये है फोर्थ वाली वाल का। और जो ये छत है इसका एरिया होगा 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ के साथ, तो 15 स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकल आया। तो ये एरिया है रूफ़ का। तो इन सब का टोटल एरिया अपने पास कितना निकल आया, ये आ जाएगा 15 स्क्वायर मीटर प्लस दूसरी दीवार का एरिया था 9 स्क्वायर मीटर प्लस तीसरी दीवार का एरिया था 15 स्क्वायर मीटर, इसको भी प्लस कर देंगे, और चौथी दीवार का एरिया था 9 स्क्वायर मीटर। और जो रूफ़ का जो छत का एरिया था अपने पास वो था 15 स्क्वायर मीटर, तो इसको प्लस कर देंगे 15 स्क्वायर मीटर में। तो ये जो टोटल अपने पास आ जाएगा ये निकल आएगा 63 स्क्वायर मीटर, यानी कि इन सब का जो टोटल एरिया है वो निकला है 63 स्क्वायर मीटर। जो चारों दीवारों का और छत का जो टोटल एरिया है वो निकला है अपने पास, जो टोटल एरिया है वो निकला है 63 स्क्वायर मीटर। और ये आंसर था टोटल एरिया ऑफ रूफ एंड वॉल, हमने ये निकाली है। अब इसके बाद हमने निकाला है टोटल टाइम टू पेंट इफ़ पेंटर टेक्स 5 मिनट टू पेंट 1 स्क्वायर मीटर। अगर पेंटर 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने में 5 मिनट ले, तो टोटल दीवारों को और छतों को पेंट करने में कितना वक्त लगेगा। तो
कितना टाइम लेता था 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने में, कितना वक्त लेता था 5 मिनट। और 63 स्क्वायर मीटर को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। हम सिंपली ये करेंगे 1 स्क्वायर मीटर और 5 मिनट ये था, इस तरफ भी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए 5 मिनट लेता है। अगर 2 स्क्वायर मीटर होता है तो उसको पेंट करने के लिए कितना वक्त लेता, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 10 मिनट। और अगर 3 स्क्वायर मीटर होता तो उसको पेंट करने के लिए कितना वक्त लेता हम उसके लिए 5 को मल्टीप्लाई हमने कर देना था 3 के साथ, यानी कि 15 मिनट। तो इसलिए यहाँ पर 63 है, 63 स्क्वायर मीटर है, इसलिए 63 को इससे मल्टीप्लाई करा। 63 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए कितना वक्त लगेगा, 63 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास निकलेगा, आ जाएगा 315 मिनट। तो 63 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए वो 315 मिनट लगेगा। तो ये हमने निकाल लिया टोटल टाइम टू पेंट करने के लिए टोटल टाइम 315 मिनट वो लगेगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर 1 स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 63 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा। हम सिंपली इस तरफ भी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरफ भी 63 से मल्टीप्लाई करा और इस तरफ भी 63 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस इक्वेशन हमारे पास बैलेंस रही और जब 63 को इससे मल्टीप्लाई करा तो आ गया 63 स्क्वायर मीटर। और जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से तो ये आएगा 630 रुपीज़। तो 63 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए 630 रुपीज़ खर्चा आएगा अपना। ये हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग में निकाल लिया। तो टोटल एरिया इसका कितना निकला 63 स्क्वायर मीटर। उसको पेंट करने के लिए टाइम कितना निकला 315 मिनट। अब इसके बाद अपने पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है ए हाउस लेंथ इज़ 10 मीटर एंड विड्थ इज़ 10 मीटर। अपने पास एक घर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और उसकी विड्थ भी है 10 मीटर। अब ज़ाहिर है इस घर में कुछ कमरे भी होंगे और किचन वगैरह भी होगा। तो ये घर का एक तरह से नक्शा बन गया। प्लास्टिक टब ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज़ प्लेस्ड इन हाउस ड्यूरिंग द रेन। घर में बारिश हो रही है और उस बारिश के दौरान घर में एक टब रखा गया है जिसका रेडियस है 0.2 मीटर, यानी कि एक टब है और उसका रेडियस है जो यहाँ से इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर। और 0.2 मीटर बराबर होता है अपने पास 20 सेंटीमीटर के। तो 0.2 मीटर रेडियस का टब रखा गया है घर में, क्योंकि ये किसी भी जगह पर हो सकता है। यहाँ पर भी इसके सहन में भी हो सकता है और ये टब इसके इस 0.2 इसके रेडियस का इसके सहन में भी हो सकता है और छत वगैरह पर भी हो सकता है, लेकिन इसमें बारिश हो रही है। आफ्टर रेन इट फिल्स विद 2 लीटर वाटर। जब बारिश ख़त्म होती है तो इसमें 2 लीटर पानी भरा होता है। कैलकुलेट द टोटल रेनफॉल इन हाउस इन लीटर। इस पूरे घर में जितनी बारिश हुई है वो हमने लीटर में कैलकुलेट करनी है। इस 0.2 मीटर वाले टब में अपने पास 2 लीटर पानी बारिश के बाद भर गया। तो इस टोटल घर में कितनी बारिश हुई है वो हमने लीटर में कैलकुलेट करनी है, कितने लीटर बारिश हुई है। सबसे पहले हम इस टोटल घर का एरिया मालूम करेंगे और टब का एरिया मालूम करेंगे। इस टब के एरिया में जितनी बारिश हुई है उससे हम कैलकुलेट करेंगे इस पूरे घर की बारिश। तो इसके लिए ये मैं एक पेज ले आता हूँ।
सबसे पहले तो हम मालूम कर लेते हैं घर का एरिया। घर की लेंथ अपने पास कितनी थी, एरिया ऑफ हाउस। अपने पास लेंथ थी 10 मीटर और विड्थ भी थी 10 मीटर। तो इसका घर का एरिया अपने पास आ गया 100 स्क्वायर मीटर। इस पूरे घर का एरिया है 100 स्क्वायर मीटर। और स्टब का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, जो टब रखा गया है 0.2 मीटर रेडियस का, इसका एरिया कितना है। तो किसी भी सर्कल और चीज़ का एरिया मालूम करने के लिए, सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए अपने पास फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ टब। तो यहाँ पर पाई लिखेंगे और इसका रेडियस कितना था 0.2 मीटर, 0.2 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे पाई लिख देता हूँ और 0.2 मीटर का स्क्वायर बराबर होगा 0.04 स्क्वायर मीटर के। और 0.04 स्क्वायर मीटर के जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 स्क्वायर मीटर को, तो अपने पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा 0.1256 स्क्वायर मीटर। ये स्टब का एरिया है, 0.1256 एरिया है इस टब का, इस 0.2 रेडियस वाले टब का। अब इसमें कितनी बारिश हुई है, इस 0.1256 में कितनी बारिश हुई है, 2 लीटर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.1256 स्क्वायर मीटर में अपने पास रेन हुई है 2 लीटर। अगर इसमें इतनी रेन हुई है तो 1 स्क्वायर मीटर में, इस घर का जो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर होगी और उसकी विड्थ भी 1 मीटर होगी, उसमें कितनी रेन हुई होगी, 1 स्क्वायर मीटर में कितनी रेन हुई होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है किस तरह, 1 मीटर में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपली इस तरफ भी डिवाइड कर देंगे 0.1256 के साथ, क्योंकि जब ये इससे कटेगा तो 1 रह जाएगा। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ भी 0.1256 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कट गया और यहाँ पर रह गया 1 स्क्वायर मीटर। और जब इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे तो ये निकल के अपने पास आता है 16 लीटर। तो बात बताने का मकसद ये है कि 1 स्क्वायर मीटर में, इस घर के 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कुल टोटल 16 लीटर बारिश हुई है। अगर इस टब में बारिश हुई थी वो थी 2 लीटर, तो हमने जो 1 स्क्वायर मीटर में बारिश अपने पास हुई है वो ही है 16 लीटर। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर में हमारे पास बारिश हुई है, 1 स्क्वायर मीटर में बारिश हुई है 16 लीटर, तो इस घर का टोटल एरिया था 100 स्क्वायर मीटर। इस 100 स्क्वायर मीटर में कितनी बारिश हुई होगी, तो हम सिंपली 1 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो इस तरफ अपने पास कितना एरिया निकल आया, 100 स्क्वायर मीटर। और जब 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 1600 लीटर आ गया। यानी कि इस 100 स्क्वायर मीटर में अपने पास बारिश हुई है 1600 लीटर। तो टोटल में कितनी अपने पास बारिश हो गई, इस पूरे घर में यह है 1600 लीटर रेन। तो इससे हमने टोटल रेनफॉल निकाल लिया इस पूरे के पूरे घर में, जो कि थी 1600 लीटर। तो मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1600 लीटर इस पूरे के पूरे घर में बारिश हुई है। ये हमने निकाला ऐसा है कि सबसे पहले हमने इस टब का एरिया निकाला, इस टब का एरिया इतना था, तो इस इतने एरिया में कितनी बारिश हुई थी अपने पास 2 लीटर। तो अगर इस एरिया में 2 लीटर बारिश हुई है तो उससे हमने कैलकुलेट की 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कितनी बारिश हुई थी, वो हुई थी 16 लीटर। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर में 16 लीटर बारिश हुई है तो उससे हमने टोटल रेन निकाल ली
100 स्क्वायर मीटर की रेंज जो कि अपने पास निकली 1600 लीटर। तो इस पूरे घर में 1600 लीटर बारिश हुई है। और यहाँ पर अपने पास एक और आखिरी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ योर हाउस। अपने पूरे घर का अपने एरिया कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करना है? अगर आपके पास मेजरिंग टेप है जिसकी मदद से लेंथ वगैरह की मेजरमेंट करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो उससे अपने घर के पहले लेंथ कैलकुलेट करनी है और विड्थ कैलकुलेट करनी है, उससे टोटल अपने घर का एरिया निकालना है इस फार्मूले के मुताबिक जो कि था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और जो टोटल एरिया होगा आपके घर का वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये था एरिया के मतलब, जिसमें कि हमने बात करी कि एरिया क्या होता है और हम स्क्वायर का एरिया किस तरह, रेक्टेंगल का एरिया किस तरह मालूम करते हैं, ट्रायंगल का एरिया किस तरह मालूम करते हैं और एक सर्कल का एरिया मालूम करते हैं किस तरह मालूम करते हैं। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे जो कि हमने हल किए। और आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि आपने अपने पूरे घर का एरिया कैलकुलेट करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर कोई भी सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।